बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 90 केमिस्ट्री में हमने पहले ऑब्जर्वेशन और गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट देखा था। तो आज हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। हमने कहा था कि वो तीन बातें हुई थी। एक तो ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए थे। ये जो पार्टिकल थे ये अल्फ़ा पार्टिकल थे। अल्फ़ा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉजिटिव बनाया हुआ है। और 20,000 पार्टिकल में से कुछ क्या हुए थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है। और उनमें से भी बहुत ही कम, यानी कि वेरी फ्यू, वो क्या हुए थे, वो हुए थे रिबाउंस बैक। अब इन तीन बातों से हमने मॉडल बना लेना है। अब देखिए कैसे। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास थी वो है अनडिफ्लेक्शन। अब अनडिफ्लेक्शन ये शो कर रही है कि कोई चीज़ अगर सीधी जा रही हो, किसी टकराई नहीं है और सीधी गुजर गई, इसका मतलब आगे कोई चीज़ नहीं है। अगर आगे कोई चीज़ नहीं है तो फिर आगे क्या है, एम्प्टीनेस है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ज़्यादातर पार्टिकल अगर अनडिफ्लेक्टेडली गुजर गए हैं तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो होगा किसका भला, एटम का, वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ वॉल्यूम जो है, मार्कर दूसरा इस्तेमाल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो क्या है, वो है जी एम्प्टी। खाली है। क्यों खाली है जी? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गुजर गए, वो किसी से टकराए बगैर ही क्या हो गया, गुजर गया। अगर कोई चीज़ गुजर गई तो इसका मतलब ये है कि आगे कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है वो एटम का क्या है, वो एम्प्टी है। किस बात ने बताया, ये अनडिफ्लेक्शन। अब देखें ना, यहाँ से गुजर गया है, यहाँ से पार्टिकल गुजर गया, आगे कोई चीज़ नहीं है जिससे वो टकराए। दूसरी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कि कुछ पार्टिकल 20,000 में से उसने कहा था फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट वेरी फेयरली लार्ज एंगल, या लार्ज एंगल पे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए हैं। ये डिफ्लेक्शन जो है ना, ये शो करती है कि अब देखिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये इससे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना, जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। अब ये वाला चार्ज जब यहाँ इसके पास पहुँचा है तो ये आपस में क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उस रिपेल करने की वजह से ये क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिससे पता चला कि जिससे ये डिफ्लेक्ट हुआ है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो डिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चला है कि सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन द सेंटर देयर इज पॉजिटिव चार्ज। देयर इज कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में है। सेंटर को हम क्या कहेंगे लेटर में, न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है, यानी मरकज, दरमियान में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अभी तक 2 पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो ये पेश किया था, ये किया था 1911 में, जबकि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ वो 1932 में डिस्कवर हुआ। इसका मतलब है कि जब ये बना रहा था मॉडल, उसके जहन में सिर्फ 2 पार्टिकल थे, एक कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, और एक कौन सा था, प्रोटॉन। अब आप खुद बताएं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा पार्टिकल जो है वो यहाँ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। बताएं कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन। क्योंकि इस पर प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डिफ्लेक्शन ये शो कर रही है कि सेंटर के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जी,
इसके बाद क्या है, एक होगी हमारे पास ये वाली भी हमने बात कर ली अनडिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन की बात करी। अब क्या रह गया है, रिबाउंस बैक। रिबाउंस बैक क्या है कि आगे कोई चीज़ है, जैसे कि ये है ना मार्कर, तो मैं ऐसे करता हूँ तो ये वापस आता है, तो आगे कोई सख्त चीज़ है जिससे टकरा के क्या हुआ है, ये वापस आया है। तो ये जब रदरफोर्ड अपनी बुक में लिखता है कि मैं इस तरह हैरान हुआ कि टिश्यू पेपर है ना, उसके ऊपर एक गोली मारी जाए, शेल को मारा जाए तो वो उससे टकरा के क्या आ जाए, वापस आ जाए। मेरे लिए इस पर यकीन करना इतना ही मुश्किल था कि ये वापस कैसे आ गया है। तो वापस आने का मतलब ये है कि आगे कोई सख्त चीज़ है, सख्त को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हार्ड, और भारी को क्या कहेंगे, डेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिबाउंस बैक है, ये चीज़ बता रही है, रिबाउंस बैक टकरा के वापस आना, ये बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है ये क्या है, डेंस एंड हार्ड है। न्यूक्लियस जो है ये क्या है जी, ये भारी भी है, डेंस है और क्या है, हार्ड है। लो जी, 3 ऑब्जर्वेशन से 3 बातें हमने अखज़ कर ली। कौन कौन सी? अनडिफ्लेक्शन क्या शो करती है कि एटम जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ये रिपेल करेगा तो डिफ्लेक्शन होगी। तो डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो सेंटर में है। सेंटर में होने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। और जो कुछ पार्टिकल जो हैं वो रिबाउंस बैक हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस जो है ना, ये क्या है, डेंस और हार्ड है। इन 3 बातों को पता लग गया। अच्छा जी, अब हम कंपेयर करते हैं। 4th पॉइंट में हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए, अनडिफ्लेक्शन जो है उसके मुकाबले में डिफ्लेक्शन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन जो है डिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल दैन किससे भला, अनडिफ्लेक्शन से। अच्छा, अब आप ऊपर वाले 3 पॉइंट्स में देखें कि डिफ्लेक्शन की वजह से क्या पता है, न्यूक्लियस का, और अनडिफ्लेक्शन शो कर रही है कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे एम्प्टीनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है ना वेरी वेरी स्मॉल है दैन किससे भला, वॉल्यूम ऑफ एटम के। तो ये कंपैरिजन करके हमें पता लगा है कि अनडिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और डिफ्लेक्शन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल देन किससे भला, वॉल्यूम ऑफ एटम से। या साइज ऑफ एटम कर लें, ऐसे कर लें, साइज ऑफ एटम कितना स्मॉल है। अगर हम इसे सोचना चाहें तो कहते हैं कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो एक फुटबॉल स्टेडियम को अंदाज़ा लगाएं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, तो पूरे का पूरा फुटबॉल स्टेडियम समझ लें कि एक एटम है, और दरमियान में हम एक फुटबॉल रख दें, बल्कि फ़ुटबॉल में बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बुक्स में तो लिखा हुआ है कि एक मटर का दाना रख दें, यानी पी, तो वो जो है ना इतनी निस्बत होगी, वो पी जो है, या हम कहेंगे एक फुटबॉल जो है वो किसको ज़ाहिर करेगा, न्यूक्लियस को। बाकी पूरे का पूरा स्टेडियम जहाँ पर जो है ना बैठे हुए हैं लोग भी, उसको मिला के वो गोल सा इतना एटम और इसकी क्या होगी, ये हम कहेंगे कंपैरिजन होगा। तो बहुत ही स्मॉल है कौन भला, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्मॉल है कैसे पता चला है कि डिफ्लेक्शन थोड़ी हुई है और अनडिफ्लेक्शन क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। और डिफ्लेक्शन हुई है किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, जिससे पता लगता है कि न्यूक्लियस जो है वो उसका साइज वेरी वेरी स्मॉल है दैन किससे भला, एटम से। अगली बात करते हैं। अच्छा जी, प्रोटॉन को तो पता चल गया है कि प्रोटॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर तो प्रोटॉन है। अब एक चीज़ और भी तो डिस्कवर हुई थी, वो कैथोड रेज वाली, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर है जी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो अब यहाँ नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। इसके ऊपर अगर होता तो ये न्यूट्रल होता, इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते तो ये हम कहते हैं कि ये चार्ज क्या है, इसके ऊपर ख़त्म हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर गए हैं, तो उसके जहन में था प्लैनेट सिस्टम। जैसे कि ज़मीन जो है ये सूरज गिर्द क्या कर रही है,
चक्कर लगा रही है। तो ये वाला इसके प्लानिटरी सिस्टम इसके जहन के अंदर था। किसके जहन के अंदर? रदरफोर्ड के। तो उसने इसी को अडॉप्ट करके कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड किसके भला? न्यूक्लियस के, इन स्पेस, कि न्यूक्लियस की जो स्पेस है उसमें क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसके ध्यान में कौन सा सिस्टम था? प्लैनेट सिस्टम था। जैसे ज़मीन जो है सूरज गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है। सूरज एक हम समझ लें कि वो क्या है, वो न्यूक्लियस। 6 बात कि एटम एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। कैसे हो सकता है न्यूट्रल? न्यूट्रल तो उसी वक्त हो सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो? प्रोटॉन हो। तो हम कह सकते हैं एटम एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू किसके भला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब पॉजिटिव जितने होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, ज़ाहिर एक दूसरे के असर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और हम कहेंगे कि एटम एज अ होल क्या है, वो न्यूट्रल है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपकी? अब आ गया आखिरी पॉइंट इसका 7। अब क्या था, ये जो रदरफोर्ड है ना, ये ज़हीन शख्स था, इंटेलिजेंट था। इसने प्रिडिक्शन ऑफ न्यूट्रॉन भी की हुई है। अगर जब आप पढ़ेंगे ना ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जैसे आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर जो प्रिडिक्शन है ना, वो किसकी है? रदरफोर्ड की है। जेम्स चैडविक ने उसे 1932 में क्या है किया, डिस्कवर किया था। लेकिन प्रिडिक्शन जो थी कि इसके अंदर कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, वो किसकी थी? रदरफोर्ड की ही थी। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसने कहा कि जो भी चीज़ हो सकती है, जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होगा, उससे उसने कहा कि वो क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, कप्पा पार्टिकल्स आ गए हैं, उसके बाद पॉजिट्रॉन आ गया है, उसके बाद क्वार्क्स आ गए हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर है। ये सबको मिला के हम इनको क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो ये 7 पास्टुलेट्स हैं किसके भला? रदरफोर्ड के। और इन पास्टुलेट को दे के उसने क्या किया, जो जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल था उसे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, रिजेक्ट हो गया। अब इस मॉडल को भी आगे रिजेक्शन आएगी तो वो इसके डिफेक्ट में आ जाएगा। तो डिफेक्ट में अब देख लेते हैं इसमें क्या है। अगर हम देखें जी इसका डिफेक्ट, अब ये क्या कह रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन वाली बात कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास हो गया ना जी पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन का है या हम न्यूक्लियस का है, और ये नेगेटिव पार्टिकल हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये इसके गिर्द क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब जो उस वक्त थ्योरी थी, क्योंकि उस वक्त क्वांटम थ्योरी नहीं आई थी, उस वक्त जो चल रही थी वो थी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है ना, ये बिग सब्जेक्ट्स को स्टडी करती है, जबकि माइक्रो सब्जेक्ट्स के लिए हम क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे। अब क्या है कि जी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। खींचने से क्या होगा? एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी। तो अब क्या होगा? अगर एनर्जी इमिट होती है और ये इसे खींचता जाता है, तो कहता है कि ये जो पार्टिकल है ये अपना दायरा रेडियस कम करता हुआ, अपनी एनर्जी कम करता हुआ, ये क्या होगा जी? ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो एनर्जी क्या होगी? इमिट होगी। अगर एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी उस वक्त तक इमिट होती रहेगी जब तक ये पार्टिकल किस में ना गिर जाए?
प्रोटॉन में या हम कहेंगे न्यूक्लियस में ना गिर जाए, जिसकी वजह से अगर हम स्पेक्ट्रम लेना चाहें तो हम अज्यूम करेंगे, आया नहीं, अज्यूम किया कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करता जा रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें लगातार रोशनी की लाइन मिलती रहेगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये जो है ना मॉडल ये बताता था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ना वो हासिल होता है, लेकिन होता कौन सा है, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ये तो हम वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन वैसे आप देख लें कि ये मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। अगर इन्फिनिटी से 7 ऑर्बिट के ऊपर आया है इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या मिलेगी, रोशनी की एक लाइन मिल जाएगी। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता रहेगा उस वक्त तक हमें कोई भी ना एनर्जी इमिट करता है ना अब्जॉर्ब करता है, आगे हम पढ़ेंगे इसे बोहर के अंदर। तो इसमें जब रिवॉल्व करता रहेगा तो कोई लाइन वगैरह नहीं मिलती। लाइन उस वक्त मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब ये यहाँ से अगले ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो फिर एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। वो जो एनर्जी इमिट हो रही है ना उसकी लाइन बनती है, तो फिर हमें एक लाइन मिल जाएगी। फिर ये जंप लगाएगा तो फिर एक लाइन मिल जाएगी। तो ये जो लाइन मिलेगी एनर्जी की, हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। अगर 7 लाइन बनी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 7 ऑर्बिट में क्या करके आया है, ये जंप्स लगा के आया है। ठीक है, तो असल में लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता। तो ये 2 इसके क्या थे, डिफेक्ट थे, जो कि एक ही थे। ठीक है, ये है आज का लेक्चर, पेज नंबर 32 के ऊपर है, इसे लाजमी रीड कीजिएगा। थैंक्स।